Hello everyone, I am Mohit Tripathi and this is the third part of the series of Indian polity. अभी तक हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में सबसे पहले तो ये पढ़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, देन वी मूव टुवर्ड्स रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 and in second part of this series we learned about Pitt's India Act and then Act of 1786. यहाँ तक की जो जर्नी थी, इस जर्नी में हमने ये पढ़ लिया कि जो रेगुलेटिंग एक्ट से जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना शुरू कर दिया, कंट्रोल करना शुरू कर दिया, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, मद्रास एंड बॉम्बे उसकी सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज हो गई, ठीक है, कोर्ट बन गई और गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल बना दी गई। फिर पिट्स इंडिया एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो पहले ही बना दिए गए थे रेगुलेटिंग एक्ट में, जो कि सिविल अफेयर्स एंड जस्टिस एंड रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी काम थे उनको देख रहे थे। फिर यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के साथ कोर्ट ऑफ काउंसिल बना दी गई पिट्स इंडिया एक्ट में, जो जहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया कि दो भागों में बांट दिया गया कामों को, एक तो पॉलिटिकल अफेयर्स, एक कमर्शियल अफेयर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही कर रहे थे और जो बोर्ड ऑफ काउंसिल थी वो अब क्या चीज पॉलिटिकल अफेयर्स करना शुरू कर दिया उन्होंने अपने अंडर। किसी को इसके बारे में पूरा देखना हो तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में हम देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। देखो इससे पहले तो एक्ट ऑफ 1786 आया, ठीक है, जहां पे लॉर्ड कॉर्नवालिस की एंट्री इंडिया में हो जाती है। तो वो अपनी शर्तें लेके आता है कि नहीं मेरे को ओवरराइडिंग पावर दी जाए एंड सेकंड वही कमांडर इन चीफ हो। अब 1793 में देखते हैं क्या होता है। पहला फीचर देखो इसका, फर्स्ट फीचर कहता है कि इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल। देखो जो पावर ओवरराइडिंग पावर लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई है उसकी काउंसिल के ऊपर, उसको एक्सटेंड कर दिया गया टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स। मतलब फ्यूचर में जितने भी गवर्नर जनरल्स होंगे उनको ये पावर दे दी गई कि उनकी जो पावर होगी वो ओवरराइडिंग पावर होगी। एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज, और जो प्रेसिडेंसीज थी बॉम्बे एंड मद्रास, उनको गवर्नर्स को भी ये पावर दे दी गई, ओवरराइडिंग पावर। देखो धीरे धीरे वो अपनी जकड़ को और मजबूत करते जा रहे हैं, ब्रिटिशर्स एक्ट पे एक्ट ला रहे हैं इंडिया पे हुकूमत को जमाने के लिए। देखो असली में तो 1858 से उन्होंने शुरुआत की, पर देखो जड़े देखो कब से बना रहे हैं। 1600 से शुरू किया, ट्रेडर शुरू किए, रेगुलेट करना शुरू किया कंपनी को, और अब गवर्नर बना दिए गए, यहाँ पे वही रूल करने लग गए ब्रिटिशर्स के इशारों पे। चलो पहला फीचर हमने देखा कि ओवरराइडिंग पावर जो है फ्यूचर के सभी गवर्नर्स को दे दी गई, एक्सटेंड कर दिया गया उसको। सेकंड देखो क्या किया गया, इट गेव द गवर्नर जनरल जी जनरल नहीं, गवर्नर जनरल, जो कि कहाँ के हैं, बंगाल के हैं, उनको बहुत ज्यादा पावर दे दी गई, कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक, जो उनका कंट्रोल होगा गवर्नमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज, किसके ऊपर, जो सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज है बॉम्बे एंड मद्रास, उसके ऊपर जो कंट्रोल होगा वो अब ज्यादा होगा पहले से। देखो और ज्यादा सेंट्रलाइज करना शुरू कर दिया इन्होंने। थर्ड, जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको बढ़ा के और 20 इयर्स कर दिया कि अगले 20 सालों तक इंडिया में और कोई नहीं आएगा, यही है जो व्यापार करेंगे, यही है जो कमा के लेके जाएंगे। देखो एकदम निचोड़ रहे हैं वो इंडिया को, खाद कैसे हम अपना कब्जे में कर ले, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप किया जा रहा है। तो चलो आपको फीचर्स देखने हैं। पहला फीचर्स तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो पावर दी गई, ओवरराइडिंग पावर, बाकी सभी गवर्नर जनरल्स को वही पावर दे दी गई। इट गिव द गवर्नर जनरल मोर पावर्स, गवर्नर जनरल को ज्यादा पावर दे दी गई कंट्रोल करने के लिए, किसको, जो सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज है बॉम्बे एंड मद्रास की। एंड इट एक्सटेंडेड द मोनोपोली को भी अगले 20 सालों तक बढ़ा दिया गया। अब देखो इसमें एक और फीचर देखो, फोर्थ फीचर देखो, इट प्रोवाइडेड दैट कमांडर इन चीफ वाज नॉट बी अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल। देखो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी ना एक, जो रेगुलेटिंग एक्ट में बनाई गई थी 4 मेंबर की, बेशक बाद में उसको डिक्रीज कर दिया गया था उसके नंबर की गिनती को, क्योंकि उनकी बन नहीं पा रही थी काउंसिल्स के साथ। चलो वो अलग मैटर है।
बट इट प्रोवाइडेड दैट कमांडर इन चीफ जो है वो क्या गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर नहीं होगा, ऐसा इस एक्ट में लिख दिया गया था। अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड, जब तक कि उसको अपॉइंट ना किया जाए इस पद तक। मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो खुद से ही कोई चाहे और वो गवर्नर जनरल उसको कोई काउंसिल का मेंबर है उसको कमांडर इन चीफ सेनापति बना दिया जाए। दैट वाज रिस्ट्रिक्टेड इन दिस एक्ट, चार्टर एक्ट। फिफ्थ फीचर देखो क्या कहता है, इट लेड डाउन दैट द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, देखो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, एंड देयर स्टाफ, और जो उसका स्टाफ है, देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दो चीजें हैं ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर रहा है, यहाँ पे पॉलिटिकल अफेयर्स देख रहा है, एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहा है, कमर्शियल अफेयर्स देख रहा है, ठीक है ना। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो स्टाफ है उसको जो पे दिया जाएगा वो भी कहां से दिया जाएगा, इंडियन रेवेन्यू, मींस इंडिया में, इंडिया से जो रेवेन्यू आएगा सैलरी इनको उसी से दी जाएगी। तो ये है चार्टर एक्ट। तो हम देखते हैं नेक्स्ट चार्टर एक्ट 1813। अब इस चार्टर एक्ट में क्या हुआ, देखो अभी चलो एक बार पहले रिपीट कर लेते हैं 1793 का। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो पावर थी वो बाकी सारे फ्यूचर के जनरल्स को दे दी और ज्यादा पावर दे दी, मोनोपोली दे दी, 20 सालों तक यही ट्रेड करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। कमांडर इन चीफ जो है गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर नहीं होगा, और जो सैलरी दी जाएगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स को वो इंडिया के रेवेन्यू से दी जाएगी। चलो दोबारा से चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पे आ जाते हैं। 1813 पे देखो क्या हुआ, अभी जो 1793 में मोनोपोली दी गई है कंपनी को वो 1813 में आके अबॉलिश कर दी गई। तो पहला फीचर है इसका, इट abolished the trade monopoly of the company in India, that is India trade was thrown open to all British merchants। मतलब आएंगे तो ब्रिटिश के मर्चेंट ही, पर केवल ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आएगी, और मर्चेंट भी यहाँ पे आके ट्रेड कर सकते हैं। पर देखो आज तो फिर भी ब्रिटिशर्स ही रहे हैं ना, किसी और मर्चेंट को तो नहीं बोला। और एक तरीके की मोनोपोली खत्म की गई, पर थी तो देखो मोनोपोली अभी भी उनकी। पर देखो आगे इसमें और एक और चीज ऐड की गई है कि इट कंटिन्यूड द मोनोपोली ऑफ द कंपनी ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। पर टी और चाइना के साथ जो ट्रेड है 1813 के एक्ट के बाद भी कोई और कंपनी नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। दो चीजें समझो, एक तरीके से तो कहने को तो मोनोपोली खत्म कर दी गई, पर थी तो ब्रिटिशर्स के, किया तो ब्रिटिशर्स के लिए ओपन, और कंपनीज भी आई, पर ईस्ट इंडिया कंपनी तो ब्रिटिशर्स की थी, और ब्रिटिशर्स की एक कंपनी की मोनोपोली खत्म करके बाकी को अधिकार दे दिया। और टी और चाइना के साथ ट्रेड जो है वो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। पहला फीचर ये कहता है, इट asserted the sovereignty of the British Crown over the company's territories in India। देखो अब क्या हो गया, सेकंड फीचर को एक्सप्लेन करता हूं मैं, ध्यान से सुनना, कि जो ब्रिटिश क्राउन है उसकी सोवर्निटी रहेगी कंपनी की जितनी भी टेरिटरीज हैं इंडिया में। सपोज कंपनी यहाँ पे खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, कंपनी रिप्रेजेंट कर रही है ब्रिटिश क्राउन को, ऐसा इस सेकंड फीचर का मतलब। सपोज करो कोई एक एक्स पर्सन है, वो उस कंपनी से उसने कोई लैंड परचेज कर लिया और उस पे अपना काम करना शुरू कर दिया, तो वो उस लैंड का अपने आप को किंग नहीं कहेगा, वो कहलाएगा, वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव होगा ब्रिटिश क्राउन का। झगड़ रहे हैं ना, काम खरीदा ब्रिटिशर्स किसी और ब्रिटिशर्स ने, पर होगा किसका, राज किसका होगा, ब्रिटिश क्राउन का, सोवर्निटी उनकी रहेगी, फाइनल डिसीजन उनका रहेगा। थर्ड फीचर, इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एनलाइटनिंग द पीपल। अब उन्हें कौन बताए, इंडियंस तो वैसे ही एनलाइटन रहते हैं, यहाँ पे एनलाइटनिंग की कमी है क्या, यहाँ पे हमारे पास इतनी चीजें एनलाइटन होने के लिए, वो तो अलग बात है कि हम इंडियंस यूज नहीं करते उन चीजों का, वी आर गोइंग टू बी वेस्टर्नाइज्ड। चलो खैर दैट्स अनदर टॉपिक, किसी और दिन पे डिस्कस करेंगे इस पे। थर्ड फीचर कहता है, इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया। क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में आने के लिए अलाउ कर दिया गया, लोगों को एनलाइटन करने के लिए। ऐसा इस एक्ट के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, मेरा अपना मानना नहीं है कि वो आके यहाँ पे एनलाइटन कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया इज ऑलरेडी रिच हिस्ट्री ऑफ एनलाइटनमेंट। अब यहां से ही क्या हो गया, क्रिश्चियनिटी जो है यहाँ पे अपने पैर पसारने लगी।
जो भी अब क्रिश्चियन मिशनरीज आएंगी उन्होंने अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार किया। तो दैट वाज फर्स्ट टाइम व्हेन क्रिश्चियन मिशनरीज अलाउड टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मतलब क्या कह सकते हैं, प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पे आना उन्होंने शुरू कर दिया। इस एक्ट के बाद, इस एक्ट के 3 फीचर्स को फिर हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। कहने को ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी और ब्रिटिश मर्चेंट्स जो है उनको अलाउ कर दिया गया। टी और चाइना के साथ ट्रेड भी अभी भी मोनोपोली रही, ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। सोवरेनिटी ब्रिटिश क्राउन की, कोई लैंड परचेज हो जाती है तो वो कोई अपने आप को राजा नहीं कहेगा उसका, वो उस लैंड का रिप्रेजेंटेटिव होगा, किसका, ब्रिटिश क्राउन का, ठीक है। एंड थर्ड, मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज को यहाँ पे अलाउ कर दिया गया। फोर्थ फीचर देखते हैं, इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहैबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। It provided for the spread of Western education among the inhabitants of the British territories in India। देखो, जो निवासी ब्रिटिश टेरिटरीज में हैं वहां पे वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करने का भी इसमें एक मसौदा तैयार किया गया, एक बात रखी गई। और यहीं से आज का जो वेस्टर्न एजुकेशन का कल्चर है वो शुरू हो गया। कब से? 1813 से। उससे पहले हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है दैट वाज वेरी डिफरेंट। अब फिफ्थ देखो, इट ऑथराइज्ड द लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू इंपोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स। मींस जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपना टैक्स लगा सकती है। यहां से उन्होंने और रेवेन्यू करना शुरू कर दिया, टैक्स लगाएंगे, कर ये लगा कोई खेती टैक्स, भूमि टैक्स, पता नहीं कौन कौन सा टैक्स, लैंड टैक्स, एग्री टैक्स, पता नहीं कौन कौन सा टैक्स हमने लगाना शुरू कर दिया। फिर से एक तरीके से पब्लिक को निचोड़ना यहाँ पे एक न्यू रूल के जरिए शुरू कर दिया। देखो, ऑल्सो पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग टैक्स। देखो, दैट वाज टू स्ट्रिक्ट, वो पनिशमेंट भी दे सकते थे अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा है तो। लगान मूवी देखी होगी ना आपने, तो रिलेट करो इससे कि क्या टैक्स दो नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी। 1813 का जो चार्टर है उसके पांचों के पांचों फीचर्स को एक बार दोबारा देख लेते हैं। मोनोपोली का अबॉलिश किया गया, कहने के लिए बस, क्योंकि ओपन तो अभी भी केवल ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए है ना। देन ट्रेड, टी एंड चाइना के साथ जो ट्रेड होगा, टी का ट्रेड और चाइना के साथ जो ट्रेड है वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। सोवरेनिटी रहेगी ब्रिटिश क्राउन की, कोई लैंड परचेज भी कर लेता तो किंग नहीं कहलाएगा, उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा क्राउन का। इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया। इंडिया आने के लिए अलाउ हो गया ताकि वो एनलाइटन कर सके इंडियन पीपल्स को, इंडियन पब्लिक को। इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहैबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। क्या कर दिया गया कि वेस्टर्न एजुकेशन शुरू कर दी गई। फिफ्थ पॉइंट क्या है, लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इंपोज टैक्सेस ऑन पर्सन, टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए गया, अगर कोई नहीं देता तो उसको पनिश भी किया जा सकता है। यहाँ पे हमारे दोनों एक्ट शुरू खत्म हो गए, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1793 में आपने देखा क्या पावर ज्यादा दे दी 20 साल के लिए और मोनोपोली बढ़ा दी, उसी मोनोपोली को 1813 में खत्म कर दिया। तो इफ अभी तक नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा से वीडियो को देख सकते हो शुरू से। रिक्वेस्ट करूंगा यार, चीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब से क्या होता है ना, काउंट बढ़ता है सब्सक्राइब का, तो अंदर से मोटिवेशन आता है, यस पीपल आर लाइकिंग योर वीडियोस, पीपल लाइक यू, तो ताकि मैं और वीडियोस डाल सकूं। किसी का कोई अपना टॉपिक है जिसपे उनको चाहिए वीडियोस तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, सो साइनिंग ऑफ हियर, थैंक यू सो मच।